हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस होती हैं। बस आपको करना क्या है कि अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करना है एंड मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपने ये कोड डालना है। कोड क्या है? PACE10, PACE PACE10। और ये कोड डालेंगे मेरी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। इसके अलावा आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं एंड इंस्टाग्राम की आईडी है प्रियंका गौर 8। देखिए, इस लेसन में ना सबसे पहला जो कन्फ्यूजन होता है ना बच्चों को, वो यही होता है कि एक एम्पायर एंड किंगडम में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, एम्पायर एंड अगर किंगडम का डिफरेंस देखें तो एम्पायर जो है वो किंगडम से बड़ा होता है। ठीक है, जो एम्पायर होता है वो किंगडम से बिगर होता है। आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि एम्पायर के अंडर बहुत सारे किंगडम होते हैं, या फिर ये कह लो कि बहुत सारे किंगडम मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये एक किंगडम हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया? एक किंगडम हो गया। ये दूसरा किंगडम हो गया, ये तीसरा किंगडम हो गया, ये चौथा किंगडम हो गया। अब ये सारे किंगडम मिलकर क्या बनाएंगे? ये सारे किंगडम मिलकर बनाएंगे एक एम्पायर। ठीक है, तो एम्पायर क्या होता है? ये किंगडम से बड़ा होता है एंड बहुत सारे किंगडम्स मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो एम्पायर के रूलर्स होते हैं उनको हम एम्पेरर कहते हैं, क्योंकि एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य होता है। ठीक है, तो इसके जो रूलर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्पेरर। और जो किंगडम है, किंगडम के रूलर्स को हम कहते हैं किंग। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब एम्पायर वर्सेस किंगडम हमने पढ़ लिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो एम्पायर है ना वो किंगडम से बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि एम्पेरर जो होता है उसके पास ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू किंगडम। क्योंकि किंगडम एक एरिया हो गया, लेकिन एम्पायर बहुत सारे एरियाज़ को मिलकर बनता है। ठीक है, बहुत सारे किंगडम्स को मिलकर बनाया जाता है एक एम्पायर। सो एम्पायर में जो एम्पेरर होता है, मतलब जो रूलर होता है, उसके पास ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब आप पढ़ोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या है, जैसे कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करना। और राजा अकेला ये काम नहीं करता है, बल्कि इसके साथ ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके बारे में आप इस चैप्टर में जानोगे। अब बात आती है कि डायनेस्टी क्या होता है। देखो, जब सेम फैमिली में से मेंबर्स रूलर बने, मतलब सेम फैमिली मेंबर अगर रूलर बनते जाएं, वही एक क्या बन जाती है? डायनेस्टी बन जाती है। जैसे कि अगर हम इस मौर्यन एम्पायर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आते हैं इनके बेटे बिंदुसार। फिर आते हैं बिंदुसार के बेटे अशोका। तो अब देखो, पहले चंद्रगुप्त मौर्य रूलर होते हैं, फिर उनके बाद उनके बेटे रूलर बन जाते हैं बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद रूलर कौन बनते हैं मौर्यन एम्पायर के? अशोका बन जाते हैं। तो आप देखो कि एक ही फैमिली में से दादा, बेटा, पोता, सारे के सारे क्या बन रहे हैं? रूलर बन रहे हैं। तो जब एक ही फैमिली में से जो मेंबर्स हैं वो रूलर बन जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, तो डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी होती है जब सेम फैमिली के मेंबर्स रूलर बनते हैं। अब यहाँ पर हम बहुत बड़े एम्पायर की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं फिर से याद दिला दूँ, एम्पायर क्या होता है? बहुत सारे किंगडम्स को मिलाकर एम्पायर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। तो मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइंड आउट किया था। कब किया था? 2300 साल पहले। और यहाँ पर एक और चीज़ याद दिला दूँ मैं आप लोगों को, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य की क्या स्टोरी थी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे ढूंढा। ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखी हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर रहे हैं वो थे चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोका के दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे। तो आप इस जीनियोलॉजी को कैसे याद करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोका। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोका के दादाजी थे एंड बिंदुसार अशोका के पिताश्री थे। तो इस तरीके से आपको ये जीनियोलॉजी याद करनी है।
ओके सो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अनअकैडमी को मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो मेरी वहाँ पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो लाइव सेशन में होती हैं, तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन में। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरीके से आपको मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना है। इसके अलावा अनअकैडमी पर ना 19 सितंबर को एक टेस्ट कंडक्ट होगा। ये है टेस्ट का नाम, अनअकैडमी एमर्ज 2.0। अब ये जो टेस्ट होगा ना, पहले तो बता दूं कि किस किस के लिए है। 6 से लेके 12th क्लासेस के जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं ना, उन बच्चों के लिए ये टेस्ट कंडक्ट होगा। फ्री होगा बिल्कुल, आपको इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं देना है। एंड ऑल ओवर इंडिया जितने भी सीबीएसई स्टूडेंट है जो 6 से लेकर 12th क्लासेस से बिलोंग करते हैं, वो इस टेस्ट को देंगे। एंड आपको ये टेस्ट ना घर बैठे देना है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो घर बैठे आपको ये टेस्ट देना है। तो आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हो, 6, 7, 8 मतलब 6 से लेके 12th क्लासेस के बच्चों के लिए ये जो टेस्ट होगा ना, उसमें 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 30। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टेस्ट है ना, है तो बिल्कुल फ्री में, लेकिन अगर आप इसमें जीत जाओगे ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वर्थ ₹10 करोड़ की। 19 सितंबर को ये टेस्ट होगा। ध्यान रखना टाइमिंग का डिफरेंस है। 6 से लेके 8 क्लासेस के बच्चों के लिए जो टाइमिंग है वो है 10 to 11 AM। 9 से लेके 10th क्लासेस के बच्चों के लिए है 12 to 1 PM। 11 12th क्लासेस के लिए है 2 से 3 बजे का टाइम दोपहर का। अब देखो कि इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे। सभी बच्चों के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, मतलब लगभग 1 घंटा पूरा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ना इसके लिए कुछ ऐसी स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जाना और अपना टेस्ट कंडक्ट करना। अगर आप जीत गए तो बढ़िया है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड इसके लिए बस आपको करना क्या है, आपको ये कोड लगाना है PACE 10। अब आपको ये कोड क्यों लगाना है? क्योंकि भाई मुझे भी तो पता चले कि मेरे चैनल से कितने बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप जीत कर आए हैं या जिन्होंने जो है इस टेस्ट को कंडक्ट किया है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपको ना इस टेस्ट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर इसका लिंक मिलेगा, तो मैं आपको उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा मेरी सारी की सारी जो फ्री क्लासेज होती हैं अनअकैडमी पर लाइव सेशन में, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, और ये कोड डाल देना जो अपना ही कोड है PACE 10। तो हम मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल सिटी थी ना वो थी पाटलिपुत्र। और ना एक चीज़ ध्यान रखना, पाटलिपुत्र को आप आगे जाकर और पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखना। जब आप गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे ना, तो गुप्ता डायनेस्टी में भी आप देखोगे कि पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल सिटी रही है। अब पाटलिपुत्र से ही जो है तक्षशिला एंड उज्जैन पर रूल किया जाता था। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एम्पायर होते थे, मतलब जो मौर्यन एम्पायर के एम्पायर थे, वो पाटलिपुत्र पर डायरेक्ट क्या करते थे? कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब जो तक्षशिला एंड उज्जैन है, ये भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल स्टेट रही हैं। तक्षशिला को गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया या सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता था। इसके अलावा उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन को जो है एक गेटवे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया बोला जाता था। अब ऐसा क्यों बोला जाता था? देखो, अगर तक्षशिला की बात करें, इससे पहले एक और चीज़ बताती हूँ। क्या होता था ना कि उस टाइम पीरियड में इंडिया का ट्रेड चलता था। इंडिया में ट्रेड सिस्टम जो चलता था, किसके साथ चलता था? रोमन्स के साथ था, ग्रीक के साथ था, इरेरियन के साथ था, ठीक है। अब क्या होता था कि जो ये ट्रेड चलता था ना, तो इस ट्रेड में बीच में रास्ता पड़ता था तक्षशिला एंड उज्जैन का। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिन रास्तों से ट्रेडिंग होती है ना, वो रास्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चाणक्य के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये जो है एक प्राइम मिनिस्टर का काम करते थे, मतलब ये सारा कारभार संभालते थे। इसके अलावा ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे। मतलब एक्चुअली जो चाणक्य थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य को नीतियाँ सिखाते थे कि किस तरीके से एम्पायर को चलाया जाए। चाणक्य ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है अर्थशास्त्र, एंड अर्थशास्त्र से हमें बहुत सारी डिटेल्स पता चलती हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। इसके अलावा
इस बुक में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से एक राजा को रूल करना चाहिए अपनी लैंड पर, मतलब अपने एम्पायर पर, एंड अपनी प्रजा पर, एंड अपने लोगों पर। इसके अलावा जो चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। एंड जो इन्होंने ये बुक लिखी थी ना, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से ही हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था ये बहुत इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट्स के ट्रेड के लिए, एंड साउथ इंडिया का पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट था गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के ट्रेड के लिए। और ध्यान रखना, जैसा कि देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने तक्षशिला के बारे में जाना कि तक्षशिला को गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट बोला जाता था। तो नॉर्थ वेस्ट में क्या होता था, ब्लैंकेट का ट्रेड होता था, मतलब ब्लैंकेट अच्छे मिलते थे यहाँ पर। तो नॉर्थ वेस्ट तक जाने के लिए तक्षशिला को क्रॉस करना पड़ता था ट्रेडर्स को, तो इसीलिए तक्षशिला इतना इम्पोर्टेंट था। एंड साउथ इंडिया आने के लिए लोगों को, जो ट्रेडर्स थे, उनको उज्जैन से होकर जाना पड़ता था, तो इसीलिए उज्जैन इतना इम्पोर्टेंट था। एंड लोग साउथ इंडिया क्यों आया करते थे, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन का ट्रेड करने के लिए। अब देखो एम्पायर में रूल कैसे किया जाता है। सबसे बड़ा होता है एम्परर, एम्परर के अंडर में होते हैं रॉयल प्रिंसेस। अब ये रॉयल प्रिंसेस कौन होते हैं, देखो सीधी सी बात है, जो राजा होता है ना, उसके जितने भी रिश्तेदार हो गए, जैसे कि उसका बेटा, भतीजा, उसका पोता, जो भी हो गए, वो रॉयल प्रिंसेस हो गए। तो एम्परर उनको क्या करता है, प्रोविंशियल स्टेट में एज अ गवर्नर की पोस्ट दे देता है, ठीक है। एंड हर एक किंगडम में, जैसे कि मैंने बताया कि एम्परर के अंडर बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, ठीक है। सो ये बहुत सारे किंगडम्स में अकेला जो राजा है वो तो जाकर टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता है ना, राजा के पास इतना थोड़ी ना टाइम होता है कि वो टैक्स भी कलेक्ट करे, लड़ाइयाँ भी लड़े, आर्मी को भी देखे, प्रजा की भी सुरक्षा करे, तो इतना टाइम नहीं होता। तो वो क्या करता है एम्परर, एम्परर अपने अंडर एक तो गवर्नर के तौर पर रॉयल प्रिंसेस को अपॉइंट करता है एम्पायर चलाने के लिए, क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा होता है, अकेले एम्परर के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए वो रॉयल प्रिंसेस को अपॉइंट करता है गवर्नर की पोस्ट पर। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है ताकि वो हर एक किंगडम से टैक्सेस को कलेक्ट कर पाएं। और टैक्सेस किससे कलेक्ट किए जाते थे, जैसे कि फार्मर, क्राफ्ट पर्सन हो गए, एंड इसके अलावा जो आम लोग हो गए, हर्डरर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन सब से टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। एंड एक और चीज़, इन ऑफिशियल्स पर नज़र रखने के लिए मैसेंजर्स को भी सेलेक्ट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, ताकि ये मैसेंजर्स ये देखे कि ये ऑफिशियल्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, जो ये ऑफिशियल्स होते थे, ये जब लोगों से टैक्स लेते थे, अगर कोई लोग टैक्स ना दें तो उसको पनिश किया जाता था, ठीक है। तो पनिश कौन करते थे, ये ऑफिशियल्स ही उन्हें पनिश किया करते थे। इसके अलावा टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ट्रिब्यूट दिया जाता था। अब टैक्स एंड ट्रिब्यूट दोनों का मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। उससे पहले ये चीज़ कर लेते हैं कि जो एम्परर होते थे ना, वो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको सुपरवाइज करने का काम करते थे। मतलब एम्परर के नीचे ये सब लोग काम करते थे एंड इनको सुपरवाइज किया जाता था एम्परर के द्वारा, ठीक है। अब मैं यहाँ ना आप लोगों को टैक्स एंड ट्रिब्यूट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। देखो टैक्स क्या होता है, टैक्स ना इम्पोज्ड होता है, मतलब ये ना आपको देना ही देना है, टैक्स से कोई बच नहीं सकता। लेकिन ट्रिब्यूट क्या होता है, ट्रिब्यूट होता है अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से गिफ्ट्स देना, ठीक है। जैसे कि टैक्स अगर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों पर ये टैक्स लगा दिया जाए कि पर मंथ आपको 50 रुपये देने ही देने हैं, तो ये आप पर इम्पोज किया गया है, अगर आप नहीं दोगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स। अब ट्रिब्यूट क्या हो गया, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के बर्थडे पर जाते हो या कहीं पर पार्टी वगैरह में जाते हो, तो वो आप अपनी मर्जी से गिफ्ट लेकर जाते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक नजराना, एक गिफ्ट हो गया जो आप अपनी मर्जी से लेकर जाते हो। सो ध्यान रखना कि टैक्स क्या होता था, टैक्स लोगों को देना ही देना पड़ता था राजा को, अगर नहीं देते थे तो पनिश किया जाता था। एंड ट्रिब्यूट क्या होता था, ट्रिब्यूट लोग अपनी मर्जी से देते थे, जिसकी जिस हिसाब से जो वेल्थ होती थी उस हिसाब से देते थे, मतलब जिस हिसाब से जिसके पास पैसा उस हिसाब से वो गिफ्ट राजा को दिया करता था। और ये ट्रिब्यूट जो है ना, ये इम्पोज्ड नहीं होता था, मतलब लोग अपनी मर्जी से राजा को दिया करते थे। तो ये डिफरेंस था। अब आप लोगों को ना मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वैसे इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम अनअकैडमी पर कंप्लीट करेंगे।
इतने मैं आप लोगों को एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस एरिया से तक्षशिला एंड उज्जैन को रूल किया जाता था। तो ऑप्शंस है पाटलिपुत्र, बिहार, दिल्ली और आगरा। तो अब आप इसका जो आंसर है ना मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अनअकैडमी पर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो मेरी सारी क्लासेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस हैं, राइट। तो इस चैप्टर का जो रेस्ट पोर्शन है, मतलब अभी हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ेंगे, अशोका की धम्म के बारे में बात करेंगे, उसकी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करेंगे। वो सब हम अनअकैडमी ऐप पर लाइव सेशन में जो है पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पर। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।